नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय इतिहास की कड़ी के अंदर हम पढ़ने जा रहे थे गुप्त साम्राज्य के पार्ट 4 के बारे में, भाग 4 के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। चूंकि इससे पहले जो वीडियो अपना आया था उसके अंदर गुप्त काल के प्रमुख जो शासक हैं उनकी सविस्तार हमने जानकारी ले ली। आज हम बात करने वाले हैं गुप्तकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि गुप्त काल जो है ये भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है, चाहे राजनीति हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या फिर अन्य व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गुप्तकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो गुप्त काल के वे कौन कौन से वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, अन्य ज्योतिष के क्षेत्र में या फिर अन्य अपनी जो पुस्तकों के माध्यम से लोगों के ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी की इन्होंने। तो इनमें सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं आर्यभट्ट के बारे में। नंबर 1 आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आर्यभट्ट जो है इनका जुड़ाव जो स्थान क्षेत्र जो बताया जाता है वो कौन सा बताया जाता है, एक बार क्वेश्चन भी ये पूछा गया। तो आर्यभट्ट का जो जुड़ाव है यह बताया जाता है कुसुमपुर। कुसुमपुर कहां पड़ता है? तो कुसुमपुर पड़ता है पाटलिपुत्र में। कुसुमपुर पाटलिपुत्र के रहने वाले थे आर्यभट्ट। और इनका जो ऐतिहासिक विवरण हमें जो पढ़ने को मिलता है, जन्म का कोई विशेष विवरण इनका जो मिलता नहीं है, लेकिन इनकी जो ऐतिहासिक जानकारी है इनके क्षेत्र की वो हमें 5वीं सदी की पढ़ने को मिलती है। 5वीं सदी से संबंध रखते थे आर्यभट्ट। बात करते हैं हम कि आर्यभट्ट जो है इनकी पुस्तक का नाम हमें क्या देखने को मिलता है। तो आर्यभट्ट जो है इनकी पुस्तक का जो नाम हमें देखने को मिलता है, तो पुस्तक का जो नाम हमें देखने को मिलता है वो है आपके आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम आर्यभट्टियम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक बताई जाती है। और यह जो पुस्तक बताई जाती है यह विषय गणित से संबंधित बताई जाती है, जिसके 4 भाग हमें देखने को मिलते हैं। चारों भागों से संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टियम जो है इसके 4 भाग कौन कौन से हैं, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आर्यभट्ट की जो पहली आर्यभट्टियम पुस्तक का पहला जो भाग हमें पढ़ने को मिलता है इसका नाम है 10 गीतिका पाद। 10 गीतिका पाद इनके पहले भाग का नाम है आर्यभट्टियम पुस्तक का। दूसरा जो भाग है इसे गणित पाद के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो प्रमुख रूप से इनका भाग जो बताया जाता है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो काल क्रियापाद। काल क्रियापाद ये इनका तीसरा रूप बताया जाता है आर्यभट्टियम पुस्तक का। और आर्यभट्टियम पुस्तक का अंतिम जो भाग हमें देखने को मिलता है वह है आपके गोलापाद। गोलापाद के नाम से यह जाना जाता है। अब आर्यभट्ट जो हैं इन्होंने अपने क्षेत्र में किस प्रकार से प्रसिद्धि पाई है और इन्होंने जो लोगों को इन्होंने रुझान दिए उनमें सर्वप्रथम देखने को मिलता है कि आर्यभट्ट जो हैं इन्होंने चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण, आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण जो है की व्याख्या की। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की व्याख्या करने वाले भारत के प्रमुख गुप्तकालीन दार्शनिक जो बताए जाते हैं वो आर्यभट्ट बताए जाते हैं। तो इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की व्याख्या की। साथ ही आर्यभट्ट ने अपने क्षेत्र में कौन कौन सी बहुलता हासिल की, इन्होंने लोगों को और क्या क्या बताया है। तो आर्यभट्ट ने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए इन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल, साथ ही इन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ ही पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी की जो परिधि है का अनुमानित माप, का अनुमानित
माप, पृथ्वी की परिधि का अनुमानित माप व साथ ही इन्होंने पाई का मान दिया। किसका मान दिया? पाई का मान दिया। पाई का मान देने वाले प्रमुख जो दार्शनिक देखने को मिलते हैं गुप्तकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उनका नाम आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि आर्यभट्ट ने अपना जो संपूर्ण विस्तृत जो एक ज्ञान है, इसके बदौलत कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो आर्यभट्टियम सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने आर्यभट्टियम सिद्धांत दिया। इन्होंने आर्यभट्टियम नामक सिद्धांत दिया। साथ ही अगर पूछ ले कि आर्यभट्ट जो हैं यह किस किस क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वता रखते थे, विद्वानता रखते थे, तो आर्यभट्ट जो हैं यह प्रसिद्ध गणितज्ञ व ज्योतिषाचार्य बताए जाते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ व ज्योतिषाचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है भारतीय गुप्तकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर। तो साथियों, हमने आर्यभट्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में व्याख्या कर लिए। साथ ही आर्यभट्ट के जो जन्म है, जुड़ाव जो क्षेत्र हैं, ये किस क्षेत्र में महारत रखते थे, इसके अलावा हमने इनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं उसके बारे में भी बात कर ली। साथ ही इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है जिसका नाम आर्यभट्टियम, जो गणित से संबंधित पुस्तक है, इसके 4 भाग जिसमें 10 गीतिका पाद, गणित पाद, काल क्रियापाद और गोलापाद के बारे में भी हमने विस्तृत चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं आर्यभट्ट के बाद में दूसरे गुप्तकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी जो दार्शनिक हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरे जो दार्शनिक हुए हैं उनका नाम बताया जाता है वराहमिहिर, और वराहमिहिर का जो समय बताया जाता है वो 6वीं सदी बताया जाता है। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए या फिर इनकी पुस्तकों के जो नाम पूछे जा सकते हैं, कई बार सवाल भी बने हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे नंबर 2 आर्यभट्ट के बाद में वराहमिहिर के बारे में। गुप्तकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हम वराहमिहिर के बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर 2 वराहमिहिर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जो जुड़ाव बताया जाता है 6वीं सदी में इनका जो प्रमुख जो वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। साथ ही वराहमिहिर ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, तो वराहमिहिर ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, इन्होंने भारतीय व यूनानी जो ज्योतिष जो हैं इसका समन्वय कर रोमक व पॉलिश का सिद्धांत दिया। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर वराहमिहिर ने भारतीय व रोमन, वराहमिहिर ने भारतीय व रोमन कह सकते हैं आप, इसको यूनानी भी कह सकते हैं, यूनानी ज्योतिष का समन्वय कर इन्होंने रोमक व पॉलिश का सिद्धांत दिया। इन्होंने रोमक व पॉलिश का सिद्धांत दिया। इन्होंने भारतीय व यूनानी ज्योतिष का समन्वय यानी मेलजोल तालमेल बिठाकर जो नया सिद्धांत दिया उसे रोमक व पॉलिश का सिद्धांत कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वराहमिहिर जो हैं इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध जो ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहला इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ हमें देखने को मिलता है उसका नाम है पंचसिद्धांतिका। पहला ग्रंथ है इनका प्रसिद्ध पंचसिद्धांतिका। दूसरा ग्रंथ है लघु जातक। तीसरा जो ग्रंथ इनका देखने को मिलता है उसका नाम है वृत्त जातक। तीसरा प्रसिद्ध ग्रंथ हो गया इनका वृत्त जातक, और अंतिम जो ग्रंथ बताया जाता है वो बताया जाता है वृत्त संहिता।
अगर पूछ ले जातक का अर्थ, जातक से क्या निकलता है, जातक क्या है, जातक किन कहानियों को कहा जाता है, तो सीधा सा जुड़ाव इसका है आपके बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से इसका जुड़ाव बताया जाता है। महात्मा बुद्ध जो है इनके पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं उसे जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। और भारतीय इतिहास के अंदर जो कुल जातक कथाएं बताई जाती हैं ये बताई जाती है 549। अगर पूछ ले कि जातक कथाओं के अलावा थेर गाथा किसे कहा जाता है, तो वे बौद्ध धर्म की वे सिद्ध महिलाएं जिन्होंने ज्ञान अर्जन कर लिया हो, ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसे किस नाम से? थेर के नाम से जाना जाता है, थेरवाद के नाम से जाना जाता है। तो हमने यहाँ पर वराहमिहिर के द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं उसके बारे में विश्लेषण कर लिया। साथ ही इन्होंने जो अपने क्षेत्र में महारता हासिल करते हुए इन्होंने भारतीय लोगों को किन किन चीज़ों से रूबरू कराया है इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वराहमिहिर जो बताया जाता है इन्होंने वर्गमूल, साथ ही इन्होंने वर्गमूल के साथ में घनमूल, घनमूल के साथ में खगोल विज्ञान, घनमूल के साथ ही खगोल विज्ञान आदि के बारे में बताया है, आदि के बारे में बताया। तो वापस एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं हम। वराहमिहिर जिनका जुड़ाव 6वीं सदी से बताया जाता है, इन्होंने भारतीय व यूनानी ज्योतिष का समन्वय कर इन्होंने रोमक व पोलिश का सिद्धांत दिया। साथ ही अगर पूछ ले इनके द्वारा रचित जो पुस्तकों के नाम हैं जिनमें पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, वृत्त जातक और वर्त संहिता इनकी प्रमुख पुस्तकों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जानकारी हो गई वराहमिहिर के बारे में। वराहमिहिर के बारे में पढ़ने के बाद में अब हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीसरा प्रमुख जो दार्शनिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम ब्रह्मगुप्त। क्या नाम? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त को अपने आप में क्यों इतना महान माना जाता है, इसे भारत के अंदर क्या किस नाम से जाना जाता है, यह डिटेल हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे नंबर पर नाम है ब्रह्मगुप्त। क्या नाम? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो हैं किस प्रकार अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए, साथ ही इन्होंने अपने जो मत दिए वो किस किस विषय से संबंधित दिए, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो साथ ही इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सुनिए आप, ब्रह्मगुप्त जो बताए जाते हैं इन्होंने गणित, ब्रह्मगुप्त के द्वारा गणित हैं, साथ ही ज्योतिष हैं व खगोल विज्ञान, गणित, ज्योतिष व खगोल विज्ञान जो हैं पर ब्रह्मफूट सिद्धांत दिया। इन तीनों पर इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, सिद्धांत का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो सिद्धांत जो इन्होंने प्रतिपादित किया है इसे ब्रह्मफूट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मफूट सिद्धांत इनका प्रसिद्ध हुआ था जो किस किस क्षेत्र के अंदर संबंधित बताया जाता है। तो पहला गणित हो गया, दूसरा ज्योतिष हो गया, तीसरा खगोल विज्ञान से संबंधित बताया जाता है। तो इन्होंने और इनके अलावा और कौन कौन से सिद्धांत दिए, तो ब्रह्मफूट के अलावा जो ब्रह्मगुप्त हैं, ब्रह्मगुप्त जो बताए जाते हैं इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया। गुरुत्वाकर्षण बल का क्या दिया है इन्होंने? सिद्धांत दिया। इसके कारण ब्रह्मगुप्त जो हैं इन्हें भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। इन्हें भारत का न्यूटन क्या कहा जाता है? भारत का न्यूटन के नाम से भी इनको जाना जाता है। साथ ही अगर पूछ ले कि ब्रह्मगुप्त जो हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा जो मत दिए हैं वो दिए हैं आपके खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। तो हमने गुप्तकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वप्रथम आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद में वराहमिहिर के बारे में पढ़ा, वराहमिहिर के बाद में
तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा ब्रह्मगुप्त के बारे में, और उसके बाद में और अन्य जैसे धन्वंतरि हैं, पालकाप्य हैं, नागार्जुन हैं, इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो अगला जो प्रमुख दार्शनिक है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चौथे जो प्रमुख विद्वान बताए जाते हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चौथे जो प्रमुख विद्वान हमें देखने को मिलते हैं उनका नाम बताया जाता है वाग्भट। क्या नाम? वाग्भट। इनसे संबंधित आज तक जो प्रश्न पूछा गया है कि वाग्भट जो है इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध जो ग्रंथ है उसका नाम लिखिए आप। तो वाग्भट का जो प्रसिद्ध ग्रंथ हमें देखने को मिलता है इसका नाम बताया जाता है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय किस प्राचीन गुप्तकालीन विद्वान का ग्रंथ बताया जाता है? तो नाम आता है आपके वाग्भट का। वाग्भट के बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले जो प्रमुख विद्वान देखने को मिलते हैं उनका नाम है आपके धन्वंतरि। क्या नाम? धन्वंतरि। अब धन्वंतरि क्यों इतने प्रसिद्ध हुए थे? तो धन्वंतरि किस क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके थे? तो धन्वंतरि जो है इन्हें जो प्रसिद्ध महारत हासिल थी ये आयुर्वेदाचार्य और शल्य चिकित्सक बताए जाते हैं। ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य व शल्य चिकित्सक बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं? शल्य चिकित्सक बताए जाते हैं। अगर बात करें शल्य चिकित्सा के बारे में तो शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध जो विद्वान हुए हैं भारत के उनका नाम बताया जाता है आपके सुश्रुत। क्या नाम देखने को मिलता है हमें? सुश्रुत। और सुश्रुत ने जो ग्रंथ लिखा है इसका नाम बताया जाता है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और प्रसिद्ध जो आयुर्वेदाचार्य जो आयुर्वेद अर्थात जड़ी बूटियों के तहत अपना प्रमुख जो लाइलाज बीमारियों का इलाज करते थे उनका नाम बताया जाता है चरक। और चरक ने जो ग्रंथ लिखा है नाम बताया जाता है चरक संहिता। क्या नाम? चरक संहिता। अगर बात करें सुश्रुत की तो ये प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं? शल्य चिकित्सक। अब शल्य चिकित्सा अर्थात चीर फाड़ का कार्य करने के लिए सुश्रुत जो हैं इनके पास में जो ऑपरेट किया जाता था सुश्रुत के द्वारा, इनके पास में 120 प्रकार के उपकरण बताए जाते हैं काटने या फिर उसे वापस छीनने के लिए। अगर पूछ ले कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंदर किसी भी अंग को, कटे हुए अंग को वापस छीनने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था, तो वापस पुनः जो जहाँ पर भी कट लगा है, वाउंड लगा है, उसे सीने के लिए मछली का जो कांटा है, मछली के कांटे के अंदर घोड़े की गर्दन के बाल जो हैं इसे पिरोकर वापस सिया जाता था। सुश्रुत संहिता ये सुश्रुत का प्रसिद्ध ग्रंथ। और चरक जो प्रसिद्ध ग्रंथ देखने को मिलता है नाम है चरक संहिता। बात कर लेते हैं आगे धन्वंतरि के बारे में। तो धन्वंतरि जो हैं ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य शल्य चिकित्सक बताए जाते हैं। और अगर बात उठ जाए आयुर्वेद के बारे में, किसके बारे में? आयुर्वेद के बारे में बात उठ जाए तो आयुर्वेद का सर्वप्रथम जो ये ज्ञान है यह किसके पास में था? तो नाम बताया जाता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का जो ज्ञान है यह किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, किन को बांटा है? तो इनमें नाम आता है प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष, पहला नाम प्रजापति दक्ष और दूसरा नाम बताया जाता है भास्कर। तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का जो ज्ञान है ये प्रजापति दक्ष और भास्कर को बांट दिया। अब प्रजापति दक्ष जो हैं इन्होंने और भास्कर ने मिलकर ये जो ज्ञान है ये दे दिया है अश्विनी कुमारों को। किसको? अश्विनी कुमारों को ये ज्ञान दे दिया। अब भारत के अंदर जो भारतीय धार्मिक पद्धति है इसके अंदर बात अगर देवताओं की करें तो कितने प्रकार के देवता बताए जाते हैं? तो वेदों के अंदर नाम मात्र की एक जो गलती हुई है वो ये हुई है कि देवताओं के जो प्रकार बताए हैं बताने चाहिए थे 33 कोटि।
लेकिन गलत लिखा गया है करोड़। देवता वास्तव में 33 प्रकार के ही देखने को मिलते हैं, जिनमें 12 से 13 जो देवता बताए जाते हैं वो अश्विनी कुमार बताए जाते हैं। अब अश्विनी कुमारों ने क्या किया, ये जो ज्ञान मिला है इनको, इस ज्ञान की बदौलत इन्होंने हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत पर विभिन्न प्रकार की क्या उगई हैं, जड़ी बूटियां उगई हैं, और इन जड़ी बूटियों के सहारे ही लाइलाज बीमारियों का निदान किया जाता था। रोग जो होते थे उनको ठीक किया जाता था, जिसके अंदर प्रमुख जो रोग बताए जाते हैं इनमें मूत्रघात रोग, नेत्रघात रोग हैं। इसके अलावा अम्ब पित्त रोग जो है इनके भी जो रोग हैं उनको ठीक किया जाता था। तो धन्वंतरी प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य और शल्य चिकित्सक बताए जाते हैं। और अगर पूछ लें कि धन्वंतरी किसके दरबारी विद्वान बताए जाते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी विद्वान, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी विद्वान बताए जाते हैं धन्वंतरी। आगे बढ़ते हैं नंबर 6। छठा जो प्रमुख व्यक्तित्व सामने निकल कर आ रहे हैं उसका नाम है पालकाप्य। पालकाप्य, पालकाप्य जो प्रमुख विद्वान हुए हैं, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं ये प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। क्या थे? प्रसिद्ध पशु चिकित्सक। प्रसिद्ध जो पशु चिकित्सक बताए जाते हैं इनका नाम बताया जाता है पालकाप्य। और पशु चिकित्सा करते हुए इन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा है वो भी पशुओं से संबंधित उनकी बीमारियां या फिर उनको रोगों को ठीक करने से संबंधित ही ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम है आपके हस्तायुर्वेद। हस्तायुर्वेद जो है यह हाथियों की चिकित्सा, हाथियों की चिकित्सा, हाथियों की चिकित्सा नामक जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा रचित है, तो नाम आता है पालकाप्य। आगे बढ़ते हैं नंबर 7। 7वां जो प्रमुख विद्वान देखने को मिलता है गुप्त काल का, उसे नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। अब नागार्जुन ने प्रसिद्धि किस प्रकार हासिल की, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो नागार्जुन ने जो रोगों का निदान किया है वो धातुओं की भस्म से रोगों का निदान किया है, और धातुओं की भस्म के द्वारा जो रोगों का निदान किया जाता है उसे रस चिकित्सा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो नागार्जुन जो बताए जाते हैं इन्होंने रस चिकित्सा प्रणाली, रस चिकित्सा प्रणाली के द्वारा, रस चिकित्सा प्रणाली के द्वारा इन्होंने सोने, चांदी व तांबे, सोने चांदी व तांबे आदि धातुओं की भस्म, आदि धातुओं की भस्म से रोगों का उपचार किया, रोगों का उपचार किया। आदि के द्वारा रोगों का उपचार करने वाले अर्थात रस चिकित्सा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है, जिन्होंने सोने, तांबे और चांदी के जो धातु हैं इसकी भस्म के द्वारा जो रोगों का निदान किया जाता था वो नागार्जुन प्रसिद्ध हुए। और इनमें सबसे ज़्यादा जो रोगों का निदान किया जाता था उसमें सबसे ज़्यादा जो रोग बताए जाते हैं वो चर्म रोग बताए जाते हैं। तो साथियों, आज हमने गुप्त साम्राज्य भाग 4 के अंदर जो विस्तृत वर्णन किया, जिसके अंदर गुप्तकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में है, आज हमने क्लास ली है। साथ ही इसमें संपूर्ण डिटेल हमने सारगर्भित रूप से पढ़ी है, जिसके अंदर आर्यभट्ट है, वराहमिहिर हैं, साथ ही वाग्भट, धन्वंतरी, पालकाप्य, नागार्जुन और इसके अलावा ब्रह्मगुप्त की सविस्तार जानकारी हमने ली है। धन्यवाद।